हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। फाइनली हम क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग पे आ चुके हैं। अभी तक हमने कास्टिंग को जो रिक्वायरमेंट था, जितने भी डिज़ाइन के उसके पैरामीटर थे, उस सब पैरामीटर को हमने देखा है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग हम थ्री टाइप्स के मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग में होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सपांडेबल मोड कास्टिंग, सेकेंड होता है परमानेंट मोड कास्टिंग एंड थर्ड होता है कंटिन्यूअस मोड कास्टिंग। तो थ्री टाइप के कास्टिंग यहाँ पे है। एक्सपांडेबल मोड कास्टिंग यह हमारा फर्स्ट टाइप है। अब एक्सपांडेबल मोड कास्टिंग में क्या होगा, जो भी हम मोल्ड कास्टिंग बनाने के लिए यूज करेंगे उस मोल्ड को हम कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सपांड करेंगे, मतलब रिपीटेडली उस मोल्ड का हम यूज नहीं करेंगे। तो वैसे कौन कौन से कास्टिंग प्रोसेस है और उसको कैसे कैरी आउट किया जाता है ये देखेंगे हम इस कास्टिंग प्रोसेस में। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे सैंड कास्टिंग। एक्सपांडेबल कास्टिंग टाइप में फर्स्ट हम जो टाइप देखेंगे वो है सैंड कास्टिंग। सेकेंड जो देखेंगे वो होगा सेल कास्टिंग, और इसमें जो थर्ड टाइप ऑफ कास्टिंग होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ओके। तो एक्सपांडेबल मोड कास्टिंग में ये थ्री कास्टिंग प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। परमानेंट मोड कास्टिंग सेकेंड जो मेन टाइप है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग का, वो है परमानेंट मोड कास्टिंग। इसमें हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेकेंड हम इसमें देखेंगे डाई कास्टिंग क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड हम इसमें देखेंगे स्लश कास्टिंग। और थर्ड जो हमारा मेन टाइप है कास्टिंग का वो है कंटिन्यूअस मोल्ड कास्टिंग। कंटिन्यूअस मोल्ड कास्टिंग इसमें हम हाई लेंथ के लार्ज लेंथ के ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग कंटिन्यूअस कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में जो हम मोल्ड यूज करेंगे कास्टिंग बनाने के लिए वो परमानेंट होगा, मतलब कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम उस मोल्ड को डिस्पोज नहीं करेंगे, उस मोल्ड को रिपीटेडली यूज करेंगे, मास प्रोडक्शन के लिए उस मोल्ड का यूज करेंगे। तो उस मोल्ड में कौन कौन से कास्टिंग प्रोसेस होंगे, सेंट्रीफ्यूगल, डाई और स्लश कास्टिंग, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो एक्सपांडेबल मोल्ड कास्टिंग है उसका सैंड कास्टिंग जो है वो हमने तो सीखा ही है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सैंड कास्टिंग के बारे में भी बहुत डिटेल में देखा है। आज हम इस दो टाइप को कवर करेंगे, सेल कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और कंटिन्यूअस मोल्ड कास्टिंग के बारे में देखेंगे। तो एक्सपांडेबल कास्टिंग प्रोसेस में फर्स्ट जो कास्टिंग है हमारे पास वो है सेल कास्टिंग। अब उसका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, इसको डिटेल में अब देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हमें जिस टाइप का सेल बनाना है, जिस टाइप का मोल्ड बनाना है, तो उसका एक पैटर्न हम डिसाइड करेंगे। उस पैटर्न का मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह का कोई शेप चाहिए, फाइनल जो शेप चाहिए मुझे इस तरह का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक पैटर्न बनाता हूँ। पैटर्न इज रिप्लिका ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने एक रिप्लिका फर्स्ट डिसाइड करेंगे। अब मान लीजिए ये कोई मेरे पास मेटल का बना हुआ होगा पैटर्न, इसे मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई कास्ट आयरन का बना हुआ एक पैटर्न है, तो पहले हमें पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। वो पैटर्न मैंने बना लिया यहाँ पे कास्ट आयरन का। तो मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को हीट कर देता हूँ। सेल मोल्डिंग प्रोसेस में पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न को हीटिंग करेंगे। पैटर्न को हीटिंग करेंगे, ये हीटिंग होता है 250 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस के इस पैटर्न को हीट किया जाता है। अब ये पैटर्न को हीट करने के बाद ये जो मोल्ड बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में रखा जाता है। ये जो है ये हमारा मोल्ड बॉक्स है, इस मोल्ड बॉक्स के ऊपर उस पैटर्न को रखा जाता है। मतलब ये हीटेड पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट है, हीटेड पैटर्न है। हीट किया हुआ पैटर्न हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसमें नीचे जो दिख रहा है आपको वो है सैंड के पार्टिकल्स। ये जो नीचे है ये है सैंड, प्लस इसमें कुछ बाइंडर्स होते हैं, कुछ एडिटिव्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल इसमें डाला जाता है। प्लस इसमें जो होंगे वो रेजिन्स होंगे। रेजिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मोल्डिंग की कास्टिंग में, रेजिन्स। अब रेजिन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, थर्मोसेटिंग रेजिन्स होते हैं। कौन से रेजिन्स होते हैं, थर्मोसेटिंग रेजिन्स।
थर्मोसेटिंग आप जानते हैं, थर्मोसेटिंग में हम एक बार उसको टेम्परेचर देंगे, वो टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा और हमें जिस मोल्ड जैसा कैविटी चाहिए उस कैविटी का वो शेप ले लेता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग के रेजिन्स है, इसमें कुछ बाइंडर्स है जैसे अल्कोहल होता है और सैंड के कुछ पार्टिकल्स इसमें ऐड किए हुए होते हैं। ये ऊपर जो है वो हीटेड पैटर्न है और इस बॉक्स में नीचे यहाँ तक जो भरा हुआ है वो सैंड बाइंडर प्लस थर्मोसेटिंग रेजिन्स होते हैं। अब इस बॉक्स को हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, मतलब ये जो नीचे वाला सेक्शन है वो ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाला सेक्शन है नीचे ले जाता है। तो इस मोड का पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगा। अब इस तरफ हो जाएगा, ये तो नीचे हीटेड पैटर्न है, ऊपर से ये जो सैंड यहाँ पे रखा था अभी तो ये इसके कांटेक्ट में नहीं था, बट जैसे मैं इसको पलट देता हूं तो ये जो सैंड है ये इस पैटर्न के ऊपर गिर जाती है, इस सैंड है इस पैटर्न के ऊपर गिर जाती है और ये जो पैटर्न है वो हीटेड है, पैटर्न जो है हीटेड है। अब हीट होने की वजह से क्या होगा, इसमें थर्मोसेटिंग रेजिन्स होंगे, थर्मोसेटिंग रेजिन्स होंगे, अल्कोहल होगा या बाइंडर होगा और सैंड के कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे, हीटेड पैटर्न के कांटेक्ट में ये जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, वैसे वैसे जैसे 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 ये कांटेक्ट में आएगा, ये यहाँ पे जो थर्मोसेटिक के रेजिन्स होंगे वो रेजिन्स मिल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और मिल्ट होके एक पैटर्न के ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे। ये जो रेड पेन से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक लेयर फॉर्म हो रहा है। इस जो रेजिन्स डाले थे थर्मोसेटिंग प्लस इसमें बाइंडर और जो सैंड है उसके एक लेयर इस पैटर्न के ऊपर क्रिएट होगी। वो पैटर्न जो सॉल्यूशन होगा वो मिल्टिंग हो जाएगा, ड्यू टू द हीटेड पैटर्न है इसलिए ये मिल्ट होकर एक लेयर क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लेयर का जो थिकनेस होता है, लेयर कितना बड़ा थिकनेस होगा इस लेयर का, ये डिपेंड करता है होल्डिंग टाइम पे। ये जो लेयर है, ये जो लेयर फॉर्म हो रहा है पैटर्न के ऊपर, ये जो सेल क्रिएट हो रहा है, इस सेल का थिकनेस जो होता है वो डिपेंड होता है होल्डिंग टाइम पे। इसे हम बोलते हैं ड्वेल टाइम, इसे हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। मतलब जितनी देर तक ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा टाइम तक ऐसे इसको पलट कर रख देंगे तो ये मिल्टिंग होते होते ये ज़्यादा लेयर क्रिएट करेगा, मतलब थिक लेयर क्लियर करेगा। अगर कम टाइम में ही इसको हम सीधा कर देंगे फिर तो ये सैंड यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे लेयर जो बनेगा वो स्मॉल थिकनेस का हुआ। और तो थिकनेस डिपेंड होता है उसके ड्वेल टाइम पे। ड्वेल टाइम क्या है, जिसको जितनी देर तक हम उस सैंड पार्टिकल को या फिर उस थर्मोसेटिंग रेजिन्स को पैटर्न के ऊपर रखते हैं, पैटर्न के कांटेक्ट में रखते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। और थिकनेस उसका डिपेंड होता है ड्वेल टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप में आपको पूछा जा सकता है कि थिकनेस किस पे डिपेंड होता है, तो थिकनेस डिपेंड होता है ड्वेल टाइम की। अब ये होने के बाद हम फिर से उस मोल्ड को सीधा कर देंगे। ये जो दिख रहा था इसको फिर हम सीधा कर देंगे तो इस तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका जो थिकनेस है वो कम हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ जो इसमें एडिटिव्स थे, कुछ जो इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रेजिन्स थे वो एक लेयर के फॉर्म में यहाँ पे बन चुके हैं, तो ये कम हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक लेयर मिलेगा। ये जो रेड पेन से है ऐसा लेयर इसको ही चिपकेगा, वो इस पैटर्न को ही चिपक के रहेगा और नीचे हमें जो कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा था वो नीचे मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको और एक बार हीट करेंगे ओवन में। इसको हीट किया जाता है अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस पे। 350 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तो ये जो पैटर्न है पैटर्न रिमूव हो जाएगा, मतलब एक्सपांड हो जाएगा। उसको हम डिस्पोज भी कर सकते हैं, ये खराब हुआ होगा तो इसको हम डिस्पोज भी करेंगे। और ये जो लेयर बना होगा, ये जो सेल बना हुआ है नीचे ये चिपक के, इसको हीट करेंगे तो ये भी निकल जाएगा और पैटर्न भी हम यहाँ से निकाल पाएंगे। अब ये जो सेल क्रिएट हुआ है, ये जो सेल क्रिएट हुआ है यही हम निकालना चाहते थे, तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप के सेल क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग यूजिंग दिस प्रोसेस। अब ये जो सेल क्रिएट होंगे यहाँ पे, ये सेल हम फिर किसी मोल्ड में रख देंगे। ओके, ये जो सेल क्रिएट हुआ है, मैंने ऐसे दो टाइप्स के सेम ऐसे दो सेल यहाँ पे मैंने बनाया है यूजिंग सेम प्रोसेस, और इस दो सेल को मैं इस मोल्ड में रख देता हूँ
और ये जो हमें होलो कैविटी मिलेगी, फिर इसमें हम मोल्टन मेटल डाल के उसको सॉलिडिफाई करेंगे और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट मान लीजिए मेरा ये जो है, ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसको मैं 2 सेल्स का यूज करके बनाता हूँ। तो हम डिफरेंट शेप के भी बना सकते हैं सेल, कौन सा भी शेप हो तो हम उसको ईजी तरीके से सेल मोल्डिंग से बना सकते हैं। तो ये था सेल मोल्डिंग का एक जनरल प्रोसेस। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेजेस फर्स्ट ये होता है कि इसका सरफेस फिनिश अच्छा होता है। एडवांटेजेस में क्या होगा, सरफेस फिनिश है वो अच्छा होगा, हाई सरफेस फिनिश होगा। क्यों हाई सरफेस फिनिश होगा, क्योंकि ये पैटर्न के जो सेल बनाएंगे हम, उस सेल का जो फिनिश होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि मेटल का पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मेटल के पैटर्न का होगा तो उसमें शेप अच्छा होगा, उसका फिनिश अच्छा होगा और वही फिनिश और रेजिन ले लेगा। तो सरफेस फिनिश सेल मोल्डिंग केस में अच्छा होता है। सेकेंड, इसका जो एडवांटेजेस होता है वो इसमें मेटल का जो फ्लो होगा, जब हम इसको फाइनल करेंगे, जब इसमें जो मेटल का फ्लो होगा वो स्मूथ होगा। मेटल का जो फ्लो होता है वो स्मूथ होता है। मतलब जब मैं इस सेल को इस मोल्ड में डाल देता हूँ, फाइनल मुझे इस मोल्ड मिल गया है, अब इसमें जब मैं कोई मोल्टन मेटल डाल देता हूँ तो ये जो सेल क्रिएट हुआ है, ये कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस केस में जो मोल्टन मेटल होगा उसको ईजी तरीके से, स्मूथ तरीके से वो मोल्ड कैविटी में जाने में हेल्प करता है। सेकेंड तो ये होगा। थर्ड जो इसमें एडवांटेजेस होगा वो होगा इसमें मशीनिंग प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो लेस होगी। मशीनिंग प्रोसेस जो रिक्वायर्ड होंगे फिनिशिंग के लिए वो लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सरफेस फिनिश अच्छा मिल रहा है, तो मशीनिंग प्रोसेस लेस होंगे। क्योंकि हमें जो जिस रिक्वायर्ड शेप का ऑब्जेक्ट बनाना था उसको हम इजी तरीके से बनाएंगे, तो हम उसको मशीनिंग प्रोसेस इसमें कम लगता है। तो थर्ड इसका जो एडवांटेजेस होगा, लेस मशीनिंग प्रोसेस होगा और इसका हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 4 एडवांटेजेस है सेल मोल्डिंग के। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आते हैं। इसमें जो पैटर्न होता है वो एक्सपेंसिव पैटर्न होता है। एक्सपेंसिव पैटर्न का हम यूज करते हैं, मतलब हाई कॉस्ट होगा इसका। ओके, तो जो पैटर्न यूज करेंगे वो हाई कॉस्ट का होगा, इसलिए हम स्मॉल क्वांटिटी में इसको यूज नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोडक्ट हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो हम इस पैटर्न का यूज नहीं कर सकते। मास प्रोडक्शन के लिए ही हम इसका यूज करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी के लिए अगर हम इस पैटर्न का यूज करेंगे तो हमें उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपेंसिव पैटर्न है। ओके, सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है कि लिमिटेड वेट के लिए इसको यूज किया जाता है। लिमिटेड वेट जो कास्टिंग होगा फाइनल, उसका वेट लिमिटेड होना है। अप टू 200 kg वेट तक ही हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं, इस मोल्ड का यूज कर सकते हैं। अगर 2 kg से ज़्यादा 200 kg से ज़्यादा वेट का कोई कास्टिंग हमें बनाना है तो हम सेल कास्टिंग का यूज नहीं कर सकते। क्यों, अगर यहाँ से अगर मैं ज़्यादा मोल्टन मेटल हेवी कास्टिंग्स बनाना चाहता हूं तो ये सेल डैमेज हो सकता है ड्यू टू द हेवी वेट। तो इसमें वेट लिमिटेड होता है, 200 kg के प्रोडक्ट तक ही हम सेल कास्टिंग का यूज कर सकते हैं। और फाइनली हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन जो है वो जनरली आईसी इंजन में जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक होते हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वॉल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, या बुशिंग को भी मेड करने के लिए हम सेल कास्टिंग का यूज कर लें। यहाँ पे सेकेंड जो हमारे पास कास्टिंग का प्रोसेस है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। हम एक्सपेंडेबल मोड में फर्स्ट सैंड कास्टिंग, सेल कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग 3 टाइप के कास्टिंग होते हैं। सैंड कास्टिंग को हमने ऑलरेडी देखा है, सेल कास्टिंग को अभी कवर किया, और आप लास्ट जो इसमें टाइप होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, उसको देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का एक फ्लो डायग्राम है, इससे आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने ड्राइंग दिखाया है। तो फर्स्ट हम इसमें क्रिएट करते हैं, हमें जिस भी पैटर्न चाहिए उस पैटर्न को क्रिएट करेंगे। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है, ये मुझे फाइनल मेरे कोई प्रोडक्ट है उसे मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं उसका पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ। या हम जानते हैं कि हमें अगर जो भी फाइनल प्रोडक्ट है तो उसको हमें फर्स्ट पैटर्न, इसमें पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा, पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पैटर्न फर्स्ट, ये जो पैटर्न, इसका पैटर्न बना लेता हूँ, और इस पैटर्न बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ वैक्स। ये इंपॉर्टेंट है। पैटर्न
किस चीज का पैटर्न मैं बनाता हूँ? वैक्स का। पिछले लेक्चर सेल मोल्डिंग में हमने देखा था पैटर्न जो था वो मेटल का था, यहाँ पे जो पैटर्न है वो वैक्स पैटर्न है, वैक्स का पैटर्न यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो ये जो है ये मेरे पास वैक्स का बना हुआ पैटर्न है, ये भी मेरे पास एक पैटर्न है, तो ये भी वैक्स का बना हुआ है। और इसमें मैं एडिशनली जो स्प्रू और रनर है, स्प्रू प्लस रनर है, इसे भी मैं वैक्स से बना लेता हूँ। स्प्रू और रनर, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो मैंने पूरा सिस्टम बनाया है वो वैक्स से बनाया हुआ है। वैक्स का यूज करके मैंने इस सिस्टम को बनाया। अब इस वैक्स को मैं एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा, रिफ्रैक्टरी मटेरियल का एक सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए ये मेरा कोई रिफ्रैक्टरी मटेरियल का एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में मैं इस सिस्टम को डीप करता हूँ, फिर निकालता हूँ। इस सिस्टम में इस सोल्यूशन रिफ्रैक्टरी मटेरियल में मैं इसको डीप करूंगा और निकालूंगा। जैसे मैं इस पे डीप करता हूं तो इसमें जो होगा, ये जो हमारा शेप होगा, इस पे एक लेयर चढ़ जाएगा ऐसे, इसमें एक लेयर फॉर्म हो जाएगा उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का। ओके, ये जिसका जैसा भी शेप होगा उस शेप का एक लेयर इस ऑब्जेक्ट पे क्रिएट होगा रिफ्रैक्टरी मटेरियल का, एक लेयर इस पैटर्न पे फॉर्म होगा। अब इस लेयर की जो थिकनेस होगी वो हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर हम दोबारा उसको उस सॉल्यूशन में डुबाएंगे, फिर निकालेंगे, तो उसकी लेयर की थिकनेस बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा थिकनेस चाहिए होगी उतनी बार हम उस सॉल्यूशन में उसको डीप करेंगे, निकालेंगे, डीप करेंगे, निकालेंगे, तो उसकी जो थिकनेस होगी, जो इस मोल्ड की थिकनेस बनेगी, वो थिकनेस इंक्रीज होगी। तो थिकनेस इंक्रीज करने के लिए हम इसको डुबाते हैं और निकालते हैं। ओके, तो ये एक सिस्टम होता है, इससे इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब इसमें एक थिकनेस हो गई, अंदर ये पूरा वैक्स का बना हुआ है क्योंकि मेरा पैटर्न स्क्रू सब जो है वो वैक्स का बना हुआ है। और उसके ऊपर अब एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइन आ गई। ये जो रेड है ये है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। ओके, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की एक कोटिंग इसके ऊपर आ गई। अब कोटिंग होने के बाद मैं इसको फिर इन्वर्टेड करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, अप को डाउन कर देता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। इस पे ये लेयर क्रिएट हुई होगी। ओके, ये जो लेयर है ये इसके ऊपर लेयर होगी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की, राइट। तो ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइन है, अंदर से पूरा वैक्स है। अब इसको मैं हीटिंग करता हूँ, इसको मैं उल्टा करके हीटिंग कर देता हूँ। हीटिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर जितना भी वैक्स था, ये जो पैटर्न स्प्रू सब कुछ मैंने वैक्स से बनाया था, तो हीटिंग करने के बाद ये जो वैक्स है ये वैक्स इस स्प्रू से निकल जाएगा। ओके, हीटिंग करने के बाद ये जो पैटर्न और ये बना हुआ था ये तो पूरा निकल जाएगा, ये खाली हो जाएगा, अंदर से पूरा हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि वैक्स जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो वैक्स मेल्टिंग हो जाएगा और इस यहाँ से निकल के वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। और जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल की कोटिंग हमने की थी वो कोटिंग तो वैसे ही रहेगी क्योंकि वो उतने लो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगी। तो इस तरह की हमें एक कोटिंग मिलेगी और इस कोटिंग को फिर हम सीधा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। इस कोटिंग को अगर हम फिर टर्न कर देंगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अब ये जो होगा वो पूरा रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा, वैक्स इसमें नहीं होगा क्योंकि वैक्स मेल्टिंग होके निकल चुका है। ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा रिफ्रैक्टरी मटेरियल की कोटिंग होगी, उसकी एक थिकनेस होगी। थिकनेस हम जानते हैं कैसे डिपेंड होती है कि हम कितनी थिकनेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक थिकनेस होगी और यहाँ से एक हॉलो कैविटी हमें क्रिएट की है, वैक्स यहाँ से निकल चुका है। अब इस हॉलो कैविटी में हम मोल्टन मेटल, हमें जिस भी मेटल की कास्टिंग चाहिए वो मोल्टन मेटल इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे तो ये हॉलो है तो उसका शेप ले लेगा। अब इसमें मोल्टन मेटल डालेंगे, फिर इसको सॉलिडिफाई होने तक वेट करेंगे और सॉलिडिफाई होने के बाद रनर और गेटिंग सिस्टम को ब्रेक करेंगे, मोल्ड को ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट था ये हमें यहाँ से मिल जाता है। तो ये होता है एक जनरल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि बहुत इजी है और मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है। अब इसके एडवांटेजेस के ऊपर आ जाते हैं। एडवांटेजेस के ऊपर आ जाए तो इसका एडवांटेजेस भी यही है, आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल की कोटिंग होगी तो उसका सरफेस फिनिश अच्छा होगा, इसका जो सरफेस फिनिश होगा वो गुड होगा। इसकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होगी वो हाई होगी, डायमेंशनल एक्यूरेसी जो होगी वो हाई होगी। इसको हम यूज़ कर सकते हैं मास प्रोडक्शन के लिए।
मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के। इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है, सरफेस फिनिश अच्छा होता है, लेस मशीनिंग प्रोसेस भी लगेगी, इसमें लेस मशीनिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड होगी। ओके, सरफेस फिनिश अच्छा, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छा मास प्रोडक्शन के लिए, और लेस मशीनिंग यहाँ पे इस प्रोसेस को लगेगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस प्रोसेस में? फिर से वही जो सेल कास्टिंग में देखा था हमने, वही डिसएडवांटेजेस होंगे। एक्सपेंसिव मोल्ड है, एक्सपेंसिव पैटर्न हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस होगा, एक्सपेंसिव है, तो हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्मॉल क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इसका जो प्रोसेस होगा वो लेंथी होगा, तो एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। तो इसके एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस के एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में इसके एप्लीकेशन पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में इसके एमसीक्यू टाइप एग्जाम में इसके एप्लीकेशन पूछे गए हैं। तो इसके एप्लीकेशन में फर्स्ट जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स जो होते हैं वो इससे हम बनाते हैं, टरबाइन के ब्लेड्स। अब आप जानते हैं टरबाइन का शेप जो है वो कितना क्रिटिकल होता है। टरबाइन डिजाइन में आपने देखा होगा, टरबाइन का जो शेप होता है बहुत क्रिटिकल होता है, और उस क्रिटिकल इंट्रिकेट शेप के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं इसमें इंट्रिकेट शेप मतलब हाई एक्यूरेसी वाले, और बहुत डिफिकल्ट जो शेप होंगे उस शेप को बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। तो उसमें एप्लीकेशन के तौर पे हम देखेंगे टरबाइन ब्लेड्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। डेंटल में जो फिक्चर्स यूज किए जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे जिसे हम, डेंटल के जो फिक्चर्स होते हैं उस फिक्चर को बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज किया जाता है। जो दांत आपकी जो टीथ है उसको रिप्लेसमेंट करने के टाइम जो फिक्चर लगता है वो फिक्चर बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। थर्ड, आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी होगी, वो ज्वेलरी का जो शेप होता है उस शेप को क्रिएट करने के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। तो ये 3 और वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के, ये जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट, टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए या टरबाइन का डिजाइन करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। डेंटल के जो फिक्चर्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। और गोल्ड के जो गोल्ड या जो ज्वेलरी होती है उसका जो शेप होता है उसको बनाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूज करते हैं। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग।